हेयर ट्रांसप्लांट करवाना अपने आप में एक बड़ा डिसीजन होता है और इस डिसीजन को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि यह एक महंगी प्रोसीजर है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट को डिसाइड करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा गर्ग, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स। बालों का व्यक्ति की सुंदरता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि इसका कोई वाइटल फंक्शन नहीं होता, लेकिन बालों के चले जाने के बाद फेस डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि फेस की जो फ्रेम है वो बालों से ही बनती है। तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसकी एज ज़्यादा दिखने लगती है और इसका सबसे सही समाधान होता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट पहले के समय में सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज़ ही करवाते थे, परंतु आज टेक्निक में एडवांसमेंट होने की वजह से यह हर एक आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। हेयर ट्रांसप्लांट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है तो व्यक्ति की खुशी कई गुना बढ़ जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट में इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का, मनी का, इमोशंस का और सबसे इम्पॉर्टेंट डोनर हेयर का। इसमें से मनी तो हम फिर से अर्न कर सकते हैं, टाइम भी हम फिर से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं आता तो इमोशंस डीपली हर्ट होते हैं और डोनर हेयर उनका तो परमानेंट लॉस हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में एक लिमिटेड डोनर एरिया होता है। ये जो पीछे का एरिया होता है, ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ द स्कैल्प, इसमें जो बाल होते हैं इसे हम सेफ जोन बोलते हैं। और जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसी जोन से हम बालों की जड़ों को निकालते हैं और आगे जहां हमें ज़रूरत है वहां लगाते हैं। यदि उन बालों को परमानेंट डैमेज हो जाए तो यह एक ऐसा लॉस है जिसे फिर रिकवर नहीं किया जा सकता। तो यदि सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में आपने किसी अनक्वालिफाइड, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन से या किसी टेक्नीशियन की टीम के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के पहले हमें पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और एक ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो हमारे डोनर हेयर का रिस्पेक्ट करे और हमें अच्छा रिजल्ट दे हेयर ट्रांसप्लांट का। बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट या सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट यह तभी पाया जा सकता है जब जितनी भी जड़ें बालों की इम्प्लांट करी जाएं वो सारी उगें। ज़्यादा नंबर ऑफ हेयर ग्राफ्ट लगा देने भर से हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा तभी आएगा जब वो सारी जड़ें अपना प्रॉपर रिजल्ट दें। तो हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो हमें डिसाइड पहले ही कर लेना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के पहले। तो जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज। यदि डॉक्टर वेल क्वालिफाइड है तो वह आपका ट्रांसप्लांट इस तरीके से करेगा कि आपको मैक्सिमम कवरेज मिले और आपका रिजल्ट नेचुरल आए। जो एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया है, उनके मापदंड के अनुसार जो डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो या तो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, डर्मेटो सर्जन्स, ऑटोलेरिंजोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन या वो डॉक्टर्स जिन्होंने डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स की एग्ज़ाम दी है। डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स यह एकमात्र ऐसी एग्ज़ाम है जो वर्ल्ड लेवल पर कंडक्ट करी जाती है और इसमें पास होने के जो क्राइटेरियाज हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने डिप्लोमेट करा हुआ है अमेरिकन बोर्ड का तो यह पक्का है कि वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट इथिकल ही करेगा। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे सेंटर पर, रिजुविनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर 2 सर्जन हैं और दोनों ही डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशंस हैं। और हमें डिग्री के साथ साथ यह भी पता करना चाहिए कि जिस डॉक्टर से आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं वो क्या नेशनल और इंटरनेशनल सोसाइटी का कोई सदस्य है, उनकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है, रिसेंट अपडेट्स से वाकिफ़ है। तो हम दोनों ही यहाँ रिजुविनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के एक्टिव मेंबर हैं। उन्होंने हमें फेलो कैटेगरी दी हुई है। तो यहाँ इस सेंटर पर जो भी रिसेंट एडवांस है वो तुरंत लागू किया जाता है
और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट को प्रभावित करती है। तो हमें कॉस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमारे रिजल्ट को। डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के साथ में जो सेकंड फैक्टर है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए वो है क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्टर। जिन पेशेंट्स का डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है क्या वो उससे खुश हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उनके रिज़ल्ट कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पहले से ही पता कर लेना चाहिए। अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की डिमांड है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए मैक्सिमम कवरेज विथ नेचुरल रिजल्ट। तो यदि प्लानिंग प्रॉपर होगी, यदि हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है तो हमें जाना चाहिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के कॉम्बिनेशन पर। हमें FUT, FUE, बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन, जितनी भी हेयर ट्रांसप्लांट हेयर रिस्टोरेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उस सेंटर पर अवेलेबल होनी चाहिए जहां हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाह रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है वो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। कुछ दूसरे भी एलोपेशिया होते हैं जैसे एलोपेशिया एरिएटा या स्कैरिंग एलोपेशिया, प्राइमरी स्कैरिंग एलोपेशिया। इन कंडीशंस में हेयर ट्रांसप्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो यदि आप किसी टेक्नीशियन की टीम के पास चले गए तो उसे इतना नॉलेज ही नहीं है कि यह कौन से प्रकार का एलोपेशिया है, इसमें क्या सच में हेयर ट्रांसप्लांट करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है, इसके लिए हमें ट्राइकोस्कोपी करनी चाहिए। एक वेल क्वालिफाइड सर्जन ऐसी किसी भी कंडीशन का संदेह होने पर ट्राइकोस्कोपी और बायोप्सी करके पहले उस कंडीशन को कंफर्म करेगा और यदि हेयर ट्रांसप्लांट सच में इंडिकेटेड है तो ही करा जाएगा। यदि अनइंडिकेटेड केसेस में एलोपेशिया एरिएटा में या स्कैरिंग एलोपेशिया में ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो आपकी जो महत्वपूर्ण डोनर हेयर हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है वो है इंस्ट्रूमेंट्स। हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त कौन सी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जा रहे हैं। मुख्यतः दो प्रकार का हेयर ट्रांसप्लांट होता है, FUT और FUE। यदि आप FUT के लिए जा रहे हैं जिसमें एक लीनियर स्कार बनता है ऑक्सीपिटल एरिया में, तो आपको यह देखना ज़रूरी है कि आपके फॉलिकल्स के जो डिसेक्शन है उसके लिए कौन से माइक्रोस्कोप काम में लिए जा रहे हैं। यदि प्रॉपर मैग्नीफिकेशन के बिना फॉलिकल का डिसेक्शन किया जाएगा तो उनको जो ट्रॉमा होगा उससे आपका रिजल्ट बहुत हद तक प्रभावित होगा। आइडियली स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स का यूज़ फॉलिकल डिसेक्शन के लिए और स्लिवरिंग के लिए किया जाता है। यदि स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूज़ होगा तो उसमें प्रॉपर मैग्नीफिकेशन तो मिलता ही है, साथ में डेप्थ परसेप्शन भी मिलता है जिससे जो माइक्रो ट्रॉमा होने वाला है ग्राफ्ट को वो बच जाता है और यह आपके रिजल्ट को प्रभावित करता है। यदि स्टीरियो माइक्रोस्कोप और प्रॉपर मैग्नीफिकेशन यूज़ करा जाता है तो उसकी अपनी कॉस्ट लगती है। जब ग्राफ्ट का इम्प्लांटेशन किया जाता है तो वो भी मैग्नीफिकेशन के द्वारा होना चाहिए और वो मैग्नीफिकेशन के लिए लूप का इस्तेमाल होना चाहिए। यदि सस्ते ऑप्टिवाइज़र यूज़ किए जाएंगे तो वो बालों की जड़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते। डेफिनेटली जो लोग ऑप्टिवाइज़र यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट कम लगती है, लूप की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन वो कॉस्ट कौन पे कर रहा है? वो आप पे कर रहे हैं अपनी जड़ों को नुकसान पहुंचाकर। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जो दूसरी मेथड है हेयर ट्रांसप्लांट की वो है फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन। आज 90% ऑफ द पर्सन FUE को प्रिफर करते हैं, इसलिए नहीं कि यह बहुत एडवांस टेक्निक है, इसलिए क्योंकि इसमें पीछे एक लीनियर स्कार नहीं बनता। फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन करने के लिए इस्तेमाल होता है पंचेस का और पंच की क्वालिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंच मिलते हैं 100 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक, $200-250 तक। तो जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी के पंचेस हैं उनसे जब फॉलिकल को एक्सरसाइज किया जाता है तो जो फॉलिकल का डैमेज भी कम होता है और डोनर स्कैरिंग नहीं के बराबर बनती है। जब खराब क्वालिटी का पंच यूज़ किया जाएगा तो डोनर स्कैरिंग तो बनेगी ही, साथ में जो आसपास के दूसरी बालों की जड़ें हैं जिनको हम निकाल नहीं रहे उनको भी डैमेज हो जाता है। पंच करने के लिए
ज़रूरी होती है एक मोटर। फिर से मोटर डिफरेंट क्वालिटी की मिलती है। जो सस्ती से सस्ती मोटर होती है वो 4 से 5 हज़ार रुपये की मिल जाती है, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है मंबा नैनो मशीन, वो 10 से 12 लाख रुपए तक की मिलती है। जो सस्ती मोटर है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है रोटेशन, और हाई स्पीड का रोटेशन बालों की जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें रोटेशन के साथ साथ में ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और रोटेशन बहुत लो स्पीड का है। तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत हद तक इम्प्रूव होगा, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये तो हुई इंस्ट्रूमेंटेशन की बात। अब हम बात करते हैं ओटी फैसिलिटीज़ में क्या क्या होना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक ग्रेड 2 सर्जरी है। इसमें हम स्किन तक ही सीमित रहते हैं। इसे लोकल एनेस्थेशिया में किया जाता है। तो नॉर्मली इसमें इमरजेंसीज नहीं होती, इसकी इंसिडेंस बहुत कम है। लेकिन जहां आप ऑपरेशन करवा रहे हैं वहां इमरजेंसी से डील होने की सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस में आप चांस नहीं ले सकते। यदि आपके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और वहाँ पर कोई इक्विपमेंट्स नहीं हुए तो उसका बहुत ज़्यादा कीमत हमें देनी पड़ेगी। तो हमें ओटी फैसिलिटीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए। क्या वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, बॉयल सेपरेटस, इमरजेंसी ड्रग्स और डिफिब्रिलेटर है, और इन सारों को यूज़ में करने के लिए वो डॉक्टर प्रॉपरली ट्रेंड है या नहीं है। कुछ टेक्नीशियंस की टीम कहीं भी किसी भी रूम में हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर देती है, तो वो बहुत कम पैसे लेते हैं, और यदि कोई इमरजेंसी आ गई तो उसको डील करने की उनके पास कोई सुविधा नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें एक प्रॉपर एक्सपर्टाइज लगती है। इवन यदि आप नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट भी कराने जाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो डॉक्टर जो है वो आपकी हेयरलाइन जोन, आपका फ्रंटोटेम्पोरल एंगल, आपका टेम्पोरल ट्रायंगल, आपका क्राउन, उसको कैसे बना रहा है, उनके पहले के रिजल्ट कैसे हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में कहीं ऐसे किसी अनक्वालिफाइड पर्सन से हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया जो हेयरलाइन उनकी बनाई गई, अब उसमें करेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी हेयरलाइन ऐसी बन जाए जो 16 से 18 साल के उम्र के हिसाब से हो। यह डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह उसका एस्थेटिक इम्पॉर्टेंस उसको हेयरलाइन का प्रॉपरली समझाए और हेयरलाइन का ऐसा रेस्टोरेशन करे जो एज के साथ में मैच करता हो। हेयरलाइन, एक सॉफ्ट हेयरलाइन को क्रिएट करना चाहिए जो आपको नेचुरल लुक दे। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ जाए कहीं। यदि हमने हेयरलाइन गलत बनवा ली तो आप ये सोचिए कि आपके कितने सारे डोनर हेयर रूट्स बर्बाद हो गए, वेस्ट हो गए, क्योंकि अब उस हेयरलाइन को करेक्ट करने के लिए उन रूट्स को तो निकालना पड़ेगा। तो स्पेशल केसेस में, और जैसे क्राउन का रिकंस्ट्रक्शन है, क्राउन का रिकंस्ट्रक्शन अपने आप में एक स्पेशलिटी है। उसमें वर्ल होता है, हर बाल की डायरेक्शन अलग होती है। तो हमें ट्रांसप्लांट करवाने के पहले इन सब फील्ड में डॉक्टर की क्या एक्सपर्टाइज है इसे पता कर लेना चाहिए। फिर कुछ और स्पेशल रेस्टोरेशन होते हैं, जैसे बियर्ड रेस्टोरेशन है, मुस्टैच हेयर रेस्टोरेशन है, आईब्रो रिकंस्ट्रक्शन है। ये भी कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें डॉक्टर की एक्सपर्टाइज क्या है उसको देखने के बाद ही आपको जाना चाहिए। आज जब हेयर ट्रांसप्लांट की तकनीक में इतना एडवांसमेंट होता जा रहा है तो व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाए तो उसकी डेंसिटी अच्छी हो, और हेयर ट्रांसप्लांट में जैसा मैंने बताया हमारे पास लिमिटेड डोनर हेयर होते हैं। तो आज जब डेंसिटी को बढ़ाना होता है तो डोनर हेयर स्कैल्प के अलावा बियर्ड और चेस्ट से भी लिए जाते हैं। जब बियर्ड और चेस्ट से डोनर हेयर ग्राफ्ट्स को लिया जाएगा तो इसमें एक स्पेशल एक्सपर्टाइज और स्पेशल पंचेस लगेंगे। बियर्ड से जब हेयर ग्राफ्ट लिए जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो एरिया है ये फेस के साथ इन्वॉल्व होता है। यदि इस पर स्कारिंग हो गई तो वो तो एक परमानेंट डिसफिगरिंग हो जाएगी। तो जो स्पेशल पंचेस इसके लिए काम में लिए जाते हैं उनकी अपनी कॉस्ट होती है, और इसके लिए डॉक्टर की एक्सपर्टाइज
प्रॉपर बियर्ड की रूट को निकालना ताकि वो डैमेज नहीं हो, यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो बियर्ड हेयर ग्राफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूट एंगल पर होते हैं, तो हम जब यदि बियर्ड ग्राफ्ट निकलवाते हैं तो उस डॉक्टर के पास में वो स्पेशल पंचेस हैं कि नहीं जो आपको स्कैरिंग नहीं करें, आपको प्रॉपरली कोई फेस पर स्कैरिंग नहीं दें, इसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स। जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगाए जा रहे हैं उसी के हिसाब से कॉस्ट ली जाती है। तो आपको यह पता करना चाहिए जिस सेंटर पर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वो जो कॉस्ट आपको बता रहे हैं वो ग्राफ्ट या रूट के हिसाब से बता रहे हैं या बालों के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक ग्राफ्ट या एक रूट में 2 से अधिक बाल होते हैं। प्लेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, आप कहाँ करा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे यदि आप देखें तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट इंडिया से 8 से 10 गुना ज़्यादा है। तो यदि हम हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में कराते हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट 1 से 2 लाख रुपए में होता है, वो यदि ये बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ 8 से 10 लाख, कई बार 15 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं। तो प्लेस जहाँ पर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं उसके हिसाब से भी कॉस्ट वेरी करती है, और इसी वजह से आज मेडिकल टूरिज़्म जो है वो इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। इंडियन डॉक्टर्स जिस तरीके से काम करते हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड पता है, उनका जो अपने फील्ड के लिए डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में जब हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो वह कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी का होता है। इसी तरीके से यदि आप इंडिया के अंदर की बात करें तो जो मेट्रो सिटीज़ है, बॉम्बे में, दिल्ली में, यहाँ कंपैरेटिवली कॉस्ट ज़्यादा लगती है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो यह है कि आपको जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको उसकी रिसीट ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप रसीद लेंगे तभी उस हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप फ्यूचर में क्लेम कर पाएंगे। यदि आप रसीद नहीं लेते हैं तो आपको GST पे नहीं करना पड़ेगा और आपका हेयर ट्रांसप्लांट आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आपको उस रिसीट की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट की रिसीट आप ज़रूर लें। तो अंत में मैं फिर से यही रिपीट करूँगी कि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं प्रॉपर इंक्वायरी के साथ करवाएं, उसमें किस किस चीज़ की कॉस्ट इंक्लूडेड है, कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं, डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी टीम कैसी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लें। थैंक यू।